यस। अब हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वही एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, जो आर्यन रेशियो का फॉर्मेट था, और पूरा सिंपल और कंपाउंड हम लॉजिक से समझेंगे, ठीक है ना। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल, ठीक है, साधारण ब्याज। सिंपल का मतलब क्या है कि आपने एक बार जो पैसा उधार दिया है, ठीक है ना, उसी पे ब्याज लोगे। क्लियर हुआ। और कंपाउंड में क्या है, जो ब्याज आ गया उस पे भी ब्याज लगेगा। इनको अपन फ्लो चार्ट भी बनाएंगे आगे चल के। क्लियर है। अब एक पहला क्वेश्चन आता है कि ब्याज क्यों, ठीक है ना, कि जो इंटरेस्ट है ये क्यों लिया जाता है, वाई। इंटरेस्ट लेने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों स्टार्ट हुआ होगा। तो इसमें दो एलिमेंट हैं इंटरेस्ट स्टार्ट करने के। इकोनॉमिक्स में हम उनको बहुत डिटेल में समझते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको दो एस्पेक्ट बता देता हूँ। जो पहला एस्पेक्ट है, ब्याज क्यों लेता है कोई भी, उसका पहला एस्पेक्ट क्या है कि रिस्क है पैसे की, ठीक है ना। आपने सपोज खूब पैसे कमाए, और वो पैसे फिर आपका कोई दोस्त आता है गांव से कि भाई मुझे कुछ पैसे दे। अब भाई बोल दिया तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आपने उसको पैसे दे दिए, आपने पूछा क्या करेगा यार, तो बोलता है कि मैं एक भैंस खरीदूंगा और डेयरी स्टार्ट कर दूंगा, और फिर बहुत बड़ी डेयरी बना लूंगा, पैसे कमाऊंगा, तेरे पैसे लौटा दूंगा। आप बोले ठीक है यार, मेरे पास पैसे पड़े हैं, दे देता हूँ। आपने पैसे दे दिए। अब क्या हुआ, उस वो भी बहुत मेहनती था, आपका खास दोस्त भी है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी घटना हुई, भैंस मर गई, बीमार होके मर गई, कैसे भी भैंस मर गई, ठीक है। अब फिर आप साल 2 साल बाद आप गांव पहुंचे कि भाई कुछ पैसे दिए थे, वो पैसे वापस लौटा दे। अब दोस्त क्या बोलता है कि भाई जो मैंने तेरे से भैंस खरीदी थी पैसे लेके, वो तो मर गई, अब मैं कहाँ से लौटाऊं। वो बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भैंस थी, लाया था बेचारा, और वो मर गई अब, लेकिन आपके तो पैसे डूब गए। क्लियर है। और आप कुछ बोल भी नहीं सकते उसको। क्या बोलोगे कि कैसे वसूली कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो जो पैसे आपने मेहनत से कमाए थे वो चले गए। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। तो जो रिस्क है उसको कवर करना है। रिस्क कवर कैसे होगी, मान लो आपने 50 लोगों को पैसे दिए थे, तो उनसे जो पैसा आप एक्स्ट्रा मनी लेते रहोगे, ब्याज लेते रहोगे, तो जो 1 लाख का 2 लाख का जो भी आपका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, वो दूसरे जगह से भरपाई हो जाएगी। क्लियर है, एक पॉइंट। दूसरा था इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि मुद्रास्फीति, हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। आज सपोज अपने पास 1,000 रुपए हैं, ठीक है ना, 1,000 रुपए हैं, और इन्फ्लेशन रेट है सपोज 10%, ठीक है। आज हम 1,000 रुपये लेके निकले हैं, और हमने ये डिसाइड किया कि 1,000 रुपये से घी लेंगे, घी पियेंगे, ठीक है। घी पीना 1,000 रुपये से। क्लियर हुआ। लेकिन हम जैसे दुकान पे पहुंचने वाले थे, फोन आ गया दोस्त का। क्या बोलता है, भाई पैसे की जरूरत है, 1,000 रुपये दे मुझे। अब भाई बोल दिया तो पैसे तो देने ही हैं, आपने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। जो उपभोग आज आपको करना था, ठीक है ना, जो भी इंजॉय आपको करना था, उपभोग आज करना था, वो आपने त्याग दिया। क्यों, क्योंकि आपके दोस्त को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, आपने उसको 1,000 रुपये दे दिए, ठीक है। बोलता है कल सुबह दे दूंगा याद करके। अब वो कल सुबह भी हो गई, आपने मांगा नहीं शर्माते हुए कि आज अभी क्या मांगूंगा यार। 2 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, महीने निकल गए, 2 महीने, 4 महीने, फिर आप मांगना शुरू करते हो कि भाई वो पैसे दे यार। समझ रहे हो। अब धीरे शुरू में तो क्या बोलता है, लौटा दूंगा, कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, ठीक है, आपको भी शर्म आती है मांगते हुए। 1 साल निकल गया, अब आप उसको फोन करते हो तो फोन ही नहीं उठा रहे। समझ रहे हो। आपने क्या किया, आपके जो पैसे थे आपने किसी की हेल्प की, और आज वो फोन नहीं उठा रहा आपका। समझ रहे हो। और आप उस पैसे की वसूली के लिए परेशान हो रहे हो। समझ रहे हो पॉइंट, ठीक है। और फिर 1 साल जैसे तैसे करके आपने उससे वो पैसे निकलवा लिए, 1 साल बीत गया, वो आपको 1,000 रुपये लौटा देता है, ठीक है ना। आपसे 1,000 लिए थे, उसने आपको 1,000 लौटा दिए। लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट थी वो तो 10% चल रही थी। आप 1 साल बाद, ठीक है ना, 1 साल बाद दोबारा मार्केट में गए 1,000 रुपये लेके, कि 1,000 रुपये में यहाँ पे पहले 1 लीटर घी आ रहा था, ठीक है ना,
1 साल पहले जब आप मार्केट में गए थे तब तो 1000 रुपये में 1 लीटर घी आ जाता था, लेकिन आज कीमत बढ़ गई है। आज क्या हुआ कि जो 10% इन्फ्लेशन रेट है उसके अकॉर्डिंग ये 1 लीटर घी, ठीक है, कितने रुपए में आ रहा है? 1100 रुपये में आ रहा है। अब आप दुकानदार को बोलते हो कि भाई 1000 रुपये 1 लीटर घी दे, बोलता है 1100 रुपये दे। तो जिस उपभोग का आपने त्याग किया था, 1 साल तक आपने वेट किया और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है? 1100 रुपये में वही जो भोग आप करने वाले थे 1 साल पहले, वो आज आपको बढ़ा के मिल रहे हैं। समझ रहे हो? ये आप 1000 रुपये में लोगे तो 1 किलो घी नहीं मिलेगा, 1 लीटर, उससे कम मिलेगा। पॉइंट समझ में आ गया? देखो क्या हुआ, आपने पैसे दिए, आप उस पैसे को रिकवरी के लिए भाग रहे हो, ठीक है, फिर आपको जो भोग था वो भी कम हो गया क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई है। क्लियर हुआ पॉइंट? और जो दोस्त था वो भी चला गया, दोस्ती भी खराब हो गई। इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ये घटनाएं होने शुरू हो जाती हैं, स्टार्टिंग की बात करूं कि कैसे ब्याज का ओरिजिन हुआ होगा, क्यों ब्याज का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, ठीक है, तो फिर आपने क्या किया कि भाई मुझे कम से कम 10% तो बढ़ा के दे पैसा। मैं आज तुझे पैसे दे रहा हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं, ठीक है, और 10% रेट बढ़ जाएगी 1 साल बाद, तो कम से कम 10% आप ब्याज लेते हो, ठीक है, कि 1 साल बाद पैसे देगा तो 1100 रुपये देगा। जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो ऐसे कुछ जैसे इन्फ्लेशन है, आरबीआई की पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, समझ रहे हो, ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करते हुए जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड की जाती है। क्लियर हुआ पॉइंट? इसलिए जो ब्याज का कॉन्सेप्ट है उसमें इन दोनों पहलुओं को अपन ध्यान में रखते हैं, और इनको कैसे कंसिडर किया जाता है जब ये इकोनॉमिक्स में आप डीप में पढ़ते हो, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होती है। क्लियर हो? अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, 2 रुपये सैकड़ा, 1 रुपये सैकड़ा, ये जो साहूकार होते हैं या जो लोग गांव में ब्याज देते हैं, ठीक है, तो जनरली जो उनकी रेट होती है वो इस टाइप से बोलते हैं, 2 रुपये सैकड़ा, 1 रुपये सैकड़ा, समझ लो, ठीक है। तो इस चीज का क्या मतलब हुआ ये भी समझते हैं। इस चीज का मतलब क्या हुआ, सैकड़ा मतलब 100, ठीक है, और 2 रुपये, कि मैं 100 रुपये यदि तुम्हें दूंगा तो 2 रुपये तुमसे ज्यादा लूंगा, कितने दिन के? 1 महीने के, मंथली, ठीक है ना, 1 महीने के मैं तुमसे 2 रुपये लूंगा, ठीक है, तो 1 साल की बात करें तो 12 महीने हो गए, तो वो आपसे कितने रुपए लेगा? 24 रुपये लेगा, ठीक है। अब वो 24 रुपये लेगा तो हम इसको रेट परसेंट में कैसे बोलेंगे? यदि रेट परसेंट जो एक कॉन्सेप्ट है रेट परसेंट जो अपन आगे पढ़ेंगे, तो उस रेट परसेंट का मतलब क्या है इसको भी समझना। रेट परसेंट का मतलब है कि 100 रुपये पर आप कितना लोगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ देखो इसने 1 साल में 1 ईयर, जब तक वो कुछ भी नहीं बोलता है, समझ लो, जब वो आपको बोलता है रेट परसेंट ये है और इसने कुछ मेंशन नहीं किया, तो हमेशा क्या होता है वो पर एनम को डिस्कस कर रहा है, 1 साल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 100 रुपये पर आपने कितना पैसा दे दिया इसको? 24 रुपये आपने चुकाए, ठीक है ना, तो ये 24% की रेट होगी। जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? 24% इंटरेस्ट रेट है। अब वो ये भी तो बोल सकता था कि 24% की रेट लगेगी, ऐसा नहीं बोलता, वो क्या बोल रहा है? 2 रुपये सैकड़ा, ठीक है। इस ऐसा क्यों होगा? साइकोलॉजिकल रीजन से। यदि वो बोलता कि मैं 100 रुपये के बदले में 24 रुपये लूंगा तुमसे 1 साल बाद, समझ रहे हो, तो हमारे मन में क्या इंप्रेशन बनता कि 100 के 124 लौटाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। और यहाँ क्या लगता है, क्या इंप्रेशन बनता है? 2 रुपये, बस 2 रुपये तो ले रहा हूँ यार, 100 रुपये पे 2 रुपये। क्लियर पॉइंट? इसलिए वो क्या करते हैं, ये 2 रुपये बोलते हैं। 24% जो इंटरेस्ट रेट है, शायद ही कोई ऐसा बिजनेस या कोई मॉड्यूल होगा जो आपको, जिस मॉड्यूल में आप 24% की इंटरेस्ट रेट दे का इंटरेस्ट रेट वाला ब्याज चुका सको कभी। इस इंटरेस्ट रेट पे
कोई भी ब्याज चुकाया ही नहीं जा सकता, समझ रहे हो? क्योंकि जो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस हैं या जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, उनको हटाने के बाद और इस 24% को एडजस्ट करने के बाद आपका बिजनेस हमेशा घाटे में ही चल रहा है। कोई रेयर केस हो सकते हैं जब आप इस 24% के ब्याज रेट को पे पैसा चुका सको, समझ लो। और यहाँ क्या लग रहा है, 2 रुपये, पॉइंट समझ में आया? तो ये जो 2 रुपये पर सैकड़ा है, ये बहुत बहुत बड़ी रेट है, जो कोई एक साधारण इंसान साधारण बिजनेस करके या कोई भी खेती करके मजदूरी करके इसको कभी नहीं चुका सकता। इसलिए यदि एक बार कोई ब्याज के विशेष साइकिल में फंस जाता है तो उसकी पीढ़ियां निकल जाती हैं, ब्याज चुकता नहीं होता, समझ रहे हो? और यदि आपने पुरानी हिंदी मूवीज देखी हैं तो जो साहूकारों का रोल देखा होगा आपने, वो ये रोल था। बेटा जब पैदा होता है तो बाप का कर्जदारी चुकाता रहता है, समझ लो, और मरता है तो अपने बेटे को कर्ज दे के मरता है। वो एक विशेष साइकिल था, ठीक है। तो ये जो 2 रुपये पर सैकड़ा देखने में बहुत छोटी सी वैल्यू लग रही है, 2 रुपये, ठीक है ना, बहुत बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअल में। चलो अब इसके साथ कुछ और पॉइंट देखते हैं, ठीक है। जो डेफिनेशंस हैं पहले वो देखते हैं। और पूरे इंटरेस्ट में, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कंपाउंड हो, हमारे पास केवल 2 बेसिक रिलेशंस होंगे, ठीक है ना, जिनको अपन आर्यन रेशियो की फॉर्म में अरेंज करेंगे। बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट होंगे। और वास्तव में रियल लाइफ में जो ब्याज है ये कैसे वर्क करता है वो भी अपन समझेंगे, हर एक एस्पेक्ट समझाता चलूंगा, और आप चीजों को रियल लाइफ से जोड़ते चलोगे, समझ रहे हो? तभी मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा, आपने जो सीखा है उसको अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर पाओगे, क्लियर है? और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस जो अपन कर चुके हैं उनको साथ साथ रिवाइज करते रहोगे। तो आओ कुछ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले लेंडर या क्रेडिटर, ठीक है। लेंडर या क्रेडिटर का मतलब होता है कि जो पैसा दे रहा है, ठीक है, जो आपको क्रेडिट दे रहा है, जो उधार दे रहा है, ऋणदाता, ठीक है। फिर दूसरा आता है बोरोअर या डेटर। बोरोअर जो बोरो कर रहा है, जो उधार ले रहा है, ठीक है, या जो कर्ज ले रहा है, कर्जदार, वो डेटर हो जाएगा। फिर आता प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन मतलब वो धन जो हमने ब्याज पे लिया है या ब्याज पे दिया है, वो धन क्या कहलाएगा, मूलधन। इस ब्याज पे आपका, इस धन पे, ठीक है ना, ये जो पैसा है, ठीक है, इस पैसे पे आपको ब्याज चुकाना है या ब्याज कलेक्ट करना है, क्लियर है? और जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सही की बात करते हैं, तो मूलधन हमेशा क्या होता है, सेम बना रहता है। और जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो जो मूलधन है वो हर साल बदलता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है, ठीक है ना, बदलता है नहीं, बढ़ता रहता है। उन सब के लिए फ्लो चार्ट तैयार करेंगे अपन आगे चल के। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें करवा रहा हूँ। अपन थॉट प्रोसेस जनरेट करेंगे, इनकी जो इंटरेस्ट है, सिंपल और कंपाउंड दोनों की फंक्शनिंग को सीखेंगे, उसके बाद दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस भी करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीजें बताता चलता हूँ, ठीक है ना। बस फिर आता है ब्याज। जो पैसा आपने उधार लिया था उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा आपने चुकाया, ठीक है ना, वो क्या है, वो ब्याज है, इंटरेस्ट है। अवधि टाइम, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने पैसा लिया है, कि जो हो सकता है 2 साल, साल, 6 महीने, जो पैसा आपने लिया है वो क्या, जितने टाइम के लिए रखा है पैसा, वो क्या कहलाएगा, आपका अवधि कहलाएगी या टाइम पीरियड कहलाएगा। अब इसमें यदि ईयर्स में है तब तो ठीक है, यदि मंथ में बात करेंगे, जैसे सपोज आपने 7 मंथ रखा है, ठीक है ना, 7 मंथ्स के लिए पैसा लिया है, तो इसको 12 से डिवाइड करके क्या बना देंगे, ये ईयर्स हो जाएंगे। आप दिनों में जब काउंट कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे मान लो आपने 275 दिन लिया, ठीक है, तो ये 365 डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी ईयर की फॉर्म बन जाएगी, क्लियर बा। तो यदि डेज है तो 365 से डिवाइड हो जाएगा, और मंथ है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, ईयर की फॉर्म में लेना है। क्योंकि जो बेसिक फॉर्म हमने तैयार की है, रेट, ठीक है ना, जो रेट हमने की है वो क्या है, पर
सेंट पर एनम, ठीक है ना, एनम मतलब साल, एक साल। तो जो रेट है उसको जब हमने डिफाइन किया है तो वो पर एनम एक साल के लिए डिफाइन किया है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा उसको एक साल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलो, और फिर आता है अमाउंट मिश्र धन, ठीक है ना, इसको राशि मिश्र धन बोलेंगे इसको, ठीक है। मिश्र धन, जब जो पैसा हमने लिया था और उसमें ब्याज जोड़ के हमने वो पैसा, जो अमाउंट बनता है मूलधन में और ब्याज जोड़ दें तो फिर जो पैसा बनेगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र धन या अमाउंट कहलाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे केवल एक बेसिक फॉर्म देखेंगे, ये फॉर्मूले वो हैं जो आपको मिल जाएंगे बुक्स में, इन पे फोकस नहीं करना है, मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पे जो एक बेसिक फॉर्म हम समझेंगे, फिर उसी फॉर्म को आगे से आगे बढ़ाते चलेंगे। बेसिक फॉर्म देखो, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखोगे। यदि हमारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है ना, हमारे पास यदि 100 रुपये हैं, तो एक साल के लिए अपन बात करें, सपोज रेट है 10%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पर एक साल में 10% की रेट है, तो आपको 10 रुपये ब्याज के चुकाने हैं, आप 10 रुपये चुकाओगे ब्याज के, ठीक है ना। 100 क्यों बेस लिया हमने, क्योंकि 100 पर जो परसेंटेज वैल्यू है और एब्सोल्यूट वैल्यू है वो दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। 10% परसेंटेज वैल्यू, 10 रुपये एब्सोल्यूट वैल्यू, तो जो परसेंटेज और एब्सोल्यूट वैल्यू है वो दोनों बराबर हैं। क्लियर हुआ? इसलिए हम बेस 100 मानते हैं। तो एक साल की बात करें तो 10% पर एनम का मतलब है 100 रुपये पर 10 रुपये दोगे आप। 2 साल होगा तो, ठीक है, तो भी हमारा जो मूलधन है वो तो सेम ही बना रहेगा, ठीक है ना। तो 10% रहेगा, तो 2 साल में, एक साल के 10 रुपये, 2 साल जो अगला साल उसके भी 10 रुपये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 रुपये। 3 साल की बात करेंगे तो 10 रुपये पहले साल के, 10 रुपये दूसरे साल के और 10 रुपये तीसरे साल के, 30 रुपये हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 साल की बात करें तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 30 रुपीज। तो ये जो 30 रुपये मिला है, ये कहाँ से मिला, इस 10% जो रेट थी उसको इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 गुना 3, 30 हो गए, ठीक है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी मैं बना देता हूँ पहले, ताकि आप समझ पाओ। हमने 100 रुपये मूलधन मान लिया है, ठीक है। सपोज हम किसी से 100 रुपये उधार लेके आए हैं, तो पहले साल में वो क्या करेगा, ये 100 रुपये तो मूलधन हमसे वापस लेगा, ठीक है ना, और 10% यदि रेट है तो वो 10 रुपये और लेगा, या आर ही कर देता हूँ मैं, R% रेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, R% रेट है तो वो R रुपये लेगा। ये एक साल की बात होगी। तो यदि आपने एक साल के एंड में उससे पूछा कि भाई अब कितने रुपए लौटाऊं, तो क्या बोलेगा, 100 रुपये मेरा मूलधन और R रुपये मेरा ब्याज, तो 100 प्लस R रुपये मुझे लौटा दो, ठीक है। फिर आप बोलते हो नहीं यार अभी तो नहीं है, एक साल के लिए और दे, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मूलधन जो 100 रुपये है इस पे मैं R% की रेट से ब्याज लूंगा, तो वो आपसे R रुपये ब्याज लेगा, ठीक है। और जो पहले साल का ब्याज था वो कैरी करके लेके आएगा और इस ब्याज को भी यहाँ पे जोड़ देगा, तो ये 2 साल हो गए, ठीक है। तो जो पहले साल में ब्याज, टोटल ब्याज कितना लगा था आपका पहले साल, R रुपये ब्याज लगा जो R% है। दूसरे साल ब्याज कितना हो गया, 2R हो गए, 2 साल R ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का है, ठीक है ना। यहाँ से अब इन फ्लो चार्ट्स को आप समझते रहोगे। तीसरे साल भी यदि हम उससे पैसा रखते, हम बोलते कि एक साल और रिक्वायर्ड है, तो वो इस 100 रुपये पर R% लगा देता ब्याज, तो R रुपये लेता, ठीक है। और ये जो 2 साल का था इसको वो कैरी फॉरवर्ड कर लेता और वो ये कर देता, तो 3 साल की बात होती, ठीक है ना। तो 3 साल में वो कितना पैसा ले रहा है आपसे, 100 प्लस R प्लस R प्लस R, और ब्याज कितना लिया, 1R, ये कौन से साल का ब्याज है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझते चलोगे, ठीक है। यहाँ तो इन चीज़ों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, डिफरेंस की कौन सा R कहाँ से आया है। जब हम
कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे तो वहां ये चीज बहुत मैटर करेगी कि ये जो ब्याज है ये कौन से साल से जनरेट हुआ है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ सीखते हैं, ये कौन सा ब्याज है, तीसरे साल का, थर्ड ईयर का। ये कौन से साल का ब्याज है, ये सेकेंड ईयर से जनरेट हुआ था। और ये पहले साल का, फर्स्ट ईयर का ब्याज है। ये देखो पहले साल जो ब्याज आया था वो आगे आ गया, फिर और आगे आ गया, ये दूसरे साल का था और ये तीसरे साल का। तो अब वो 3 साल हो चुके हैं, तो हमने टोटल कितना ब्याज दे दिया, 3R दे दिया, ठीक है ना। और 100 रुपये मूलधन थे, तो वो भी हमें चुकाने, तो 100 + 3R ये अमाउंट हो जाएगा हमारा। क्लियर हुआ। तो अब आगे देखते हैं। अब इसको अपन 100 के फॉर्म में लेके चलें, तो 100 रुपये पर जो टोटल ब्याज है वो कितना है, आर और टी का प्रोडक्ट होगा। जो रेट है और जो टाइम है उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। जो रेट लगाओगे, जितने टाइम रखोगे, वो 100 रुपये पर आपको ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अब आर्यन रेशो में लेके चल रहा हूं मैं, लेकिन हमारा मूलधन तो P रुपए है, ठीक है ना। मूलधन 100 रुपये माना था, तब ब्याज आर और टी था। क्लियर है। लेकिन यदि हमारा मूलधन P रुपए हो, सपोज 500 हो, 700, 5000 जो भी आएगी, यदि वो P है तो हमें क्या मिलेगा, I मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। जो जनरल फॉर्म है वो इसके लिए फॉर्मूले की क्या फॉर्म है, PRT/100, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, इस P को इधर लेके आ गए, सिंपल। लेकिन इस P को यहाँ लाने से जब हम आगे चलेंगे तो अब देखो क्या कितना एडवांटेज मिलता है। क्यों, क्योंकि हम सारी फॉर्म से जो आगे जनरेट करेंगे वो आर्यन रेशो के फॉर्म में चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा। पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ पे पहले मैं एक कंपोनेंडो लगाता हूँ, ठीक है ना। कंपोनेंडो का मतलब क्या है, ये एक फॉर्म है बस, ठीक है ना। ये केवल और केवल ये एक फॉर्म आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम कोई दूसरा फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे, ना कोई ट्रिक है ना कोई फॉर्मूला है, और इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारा मूलधन, ठीक है, समझना है, ये क्या है, अज्यूम्ड वैल्यू है। यदि हमने अज्यूम किया कि हमारा मूलधन 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये पर जो रेट होगी और जो टाइम होगा उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा ब्याज हो जाएगा, यदि 100 रुपये होता तो, ठीक है ना। ये तो अज्यूम्ड वैल्यू है। ये रियल वैल्यू है कि वास्तव में हमारा मूलधन कितना है, P है, ये रियल वैल्यू हो गई। तो वास्तव में हमारा जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, I, ये भी रियल वैल्यू हो गई। वो अज्यूम्ड वैल्यू थी, ये रियल वैल्यू है, बस सिंपल सा है। अब इसको अपन मॉडिफाई करते चलेंगे, ठीक है। आओ, जो I/P है, ठीक है, और ये RT/100 था, इसमें कंपोनेंटो अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों तरफ यदि हम एक ऐड कर दें इक्वेशन में, दोनों तरफ एक जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस एक का मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P/P लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें इस हम बेस को कंसिडर करें तो 100/100 भी लिख सकते हैं, ये भी तो एक ही है, ये भी एक ही। और जब हमारा बेस सेम होता है, बेस सेम हो तो अपन सीधा जोड़ सकते हैं अंशों को, इनको जोड़ देंगे तो I+P/P बराबर इधर क्या हो जाएगा, RT+100+100, जोड़ दिया। थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, P+I/P बराबर 100 + RT/100, ठीक है, ये फॉर्म बन गई। और ये भी हमें पता है कि P+I का मतलब क्या होता है, अमाउंट, मिश्रधन। तो हम इसको सीधा भी लिख सकते थे, A/P बराबर 100 + RT/100, ये सेकेंड फॉर्म बन गई है। इसमें भी कुछ नया नहीं है। आर्यन रेशो की फॉर्म में भी अपन देख सकते थे, और जो फॉर्मूला अपन ने जनरेट किया है, जो फॉर्म हमने बनाई थी, उससे भी हम यहाँ पहुँच सकते हैं। पहुँच गए, ठीक है। अब देखो हमने क्या माना कि यदि हमारा मूलधन 100 रुपये है, मूलधन 100 रुपये है, तो हमें कितना ब्याज मिला, RT। और यदि उस ब्याज को मूलधन 100 में जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन होगा यदि मूलधन 100 रुपये है और इस 100 रुपये में ये ब्याज जोड़ दिया जाए, तो ये वैल्यू जो बन रही है, ये ब्याज है और ये मूलधन है। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन,
ठीक है, और ये क्या था, मूलधन 100 रुपये हमने माना था। तो इसी के कोरस्पोंडेंस में जो रियल वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। ये क्या है, वास्तव में जो हमारा मूलधन है वो, और वास्तव में जो हमारा मिश्र धन होगा वो ये वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, जहां तक कोशिश हो, ठीक है ना, जहां तक पॉसिबल हो, कुछ एक दो फॉर्म ऐसे आएंगे जहां पे अपन अमाउंट फाइंड करेंगे, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट में याद रखोगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट में सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, हम किससे भी करेंगे, ब्याज से ही सोल्व करेंगे, हम ब्याज की बात करेंगे। जब साधारण ब्याज के क्वेश्चंस आएंगे तो हम केवल किसकी बात करेंगे, इंटरेस्ट की, ब्याज की बात करेंगे। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, तब हमेशा हम किसकी बात करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे। इन चीजों के बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, याद रखोगे क्या एस्पेक्ट हैं, क्या कैसे अप्लाई करेंगे, ये मैं आगे चल के समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट में हम हमेशा इंटरेस्ट की बात करेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट को कंसिडर करेंगे। क्लियर है। कुछ केसेस आएंगे जहां पे अपन सिंपल में अमाउंट लेंगे, वो क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा। अदरवाइज चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो हमेशा ब्याज पे बात करोगे, और चक्रवृद्धि ब्याज का है तो हमेशा मिश्र धन अमाउंट पे बात करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, आई। और एक चीज, जब तक वो कुछ मेंशन नहीं करे, कुछ भी नहीं बोले, वो केवल ब्याज, क्वेश्चन में ब्याज 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 बोल रहा है बार बार, उसका मतलब क्या है, साधारण ब्याज। यदि वो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो मेंशन करेगा, लिखेगा चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ नहीं लिख रहा है, केवल ब्याज लिखा है, साधारण ब्याज है। क्लियर। तो आई बटे पी बराबर आर टी अपॉन 100, ये फॉर्म बनाई हमने। अब हम यहां ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो आई है, ठीक है ना, इस आई का पी आर और टी के साथ क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे जितने एस्पेक्ट बन रहे हैं, मैं पहले एक बार सारे एस्पेक्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर उनको जब क्वेश्चंस करेंगे तब हम अप्लाई भी करेंगे, अप्लाई करना भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। और दूसरा, यदि आपने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से कर लिया है तो आप ये फॉर्म समझ भी पाओगे, यही समझ जाओगे आपकी कहाँ पे बात हो रही है, क्या डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं अपन, हम ये देख रहे हैं कि जो ब्याज है आई, ठीक है ना, ब्याज, इस ब्याज का मूलधन, रेट और टाइम, इन तीनों के साथ कैसा रिलेशन है। अब आप खुद बता दो कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। ये जो एस्पेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए इन कॉन्सेप्ट की, आप दोनों तरीके से बता सको, आपके पास आर्गुमेंट्स भी होने चाहिए, और आप यहाँ पे इसको आर्यन रेशो की फॉर्म में है तो आप यहाँ भी इसको बता सको कि ब्याज का आर के साथ कैसा रिलेशन है, ब्याज का टी के साथ कैसा रिलेशन है, और ब्याज का पी के साथ कैसा रिलेशन है। अपन डिस्कस कर चुके हैं, बोलो। देखो ये जो दो रिलेशन है ये कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इसका मतलब यदि रेट बढ़ेगी, टाइम और प्रिंसिपल यदि मान लो कांस्टेंट रहे और रेट बढ़ाते चले अपन, तो ब्याज बढ़ेगा, ठीक है ना, ब्याज बढ़ेगा। कब, जब टाइम और प्रिंसिपल यदि कांस्टेंट हैं तो आई आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है, मान लो हमने 1000 रुपये दिए, किसी को उधार दिए हमने 1000 रुपये, ठीक है, 1 साल के लिए दिए, 1 साल के लिए 1000 रुपये दिए। अब यदि ब्याज ज्यादा प्राप्त करना है, ब्याज ज्यादा लेना है, तो हम क्या करें, रेट बढ़ा दें, ठीक है ना, रेट बढ़ा दें। जैसे रेट बढ़ेगी ब्याज बढ़ जाएगा। इसका मतलब आई आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां भी दिख रहा है इस फॉर्म से भी कि आई, ये दोनों जो आपस में वैल्यूज हैं आई आर और टी, ये कैसी हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। टी, टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो आपने रेट तो कर दी 10%, 1000 रुपये दिए आपने किसी को और 10% की रेट है, लेकिन अब आप ये चाहते हो कि ब्याज ज्यादा मिले, ठीक है ना, ब्याज ज्यादा मिले, तो क्या करना होगा, उसको ज्यादा साल के लिए उधार देना पड़ेगा। जितने ज्यादा साल उधार देंगे उतना ही ब्याज ज्यादा हो जाएगा, और कम टाइम के लिए उधार देंगे तो ब्याज कम हो जाएगा। तो ये भी क्लियर है, आई टी के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यहाँ अब ये और बताओ ये दोनों कैसे रिलेशन में हैं? आर्यन रेशियो में हम देख चुके हैं ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और वहां से भी चलो देखते हैं। मान लो आपने 10% की रेट है और 1 साल के लिए पैसा उधार देना है। जो मार्केट में रेट चल रही है वो 10% है, आपको 1 साल के लिए पैसा उधार देना है, और हम यदि ये चाहें कि हमें ब्याज ज्यादा मिले, हम ब्याज ज्यादा लें, तो हमें ज्यादा पैसा उधार देना पड़ेगा। मान लो हम 1000 रुपये ब्याज के देंगे तो 1 साल में कितना मिलेगा? 100 रुपये मिलेंगे 10%। लेकिन हम यदि 10,000 दे दें, 10,000 रुपये उधार दे दें तो 1000 रुपये मिल जाएगा। क्लियर है ना? इसलिए आई पी के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पी बढ़ेगा आई बढ़ेगा, पी घटेगा आई घट जाएगा। एक पॉइंट एस्पेक्ट, ये एक एस्पेक्ट समझ में आया। और यदि आई और आर, यहां से देखोगे आई और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? I1 I2 बराबर R1 R2, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ये सीपी और एसपी वाले केस में अपन समझ चुके हैं। ठीक है, तो एक ये फॉर्म ऐसे लिखा जा सकता है, I1 और I2 T के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो T1 और T2 हो जाएगा। P के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो I1 अपॉन I2 बराबर P1 अपॉन P2, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीनों आपस में, ये I तीनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, मान लो दो वैल्यूज वो चेंज करा है, उसने प्रिंसिपल तो सेम रख दिया, लेकिन आर और टी दोनों चेंज हो रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। जो अलग अलग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर और टी के। ठीक है ना? तो यदि हम फॉर्म में जनरेट करेंगे तो I1 क्या बनेगा? R1 T1, और I2 क्या हो जाएगा? R2 T2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। मान लो बोलता है कि प्रिंसिपल भी अलग है, रेट भी अलग है और टाइम भी अलग है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो आई है, ब्याज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी आर और टी के। इसको आर्यन रेशियो के फॉर्म में आप अरेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, I1 I2, तो ये हो जाएगा P1 R1 और T1, इधर P2 R2 और T2। ठीक है ना? देखो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, जब हम इसको बराबर के फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो कोई कांस्टेंट जनरेट करते हैं, आर्यन रेशियो उस कांस्टेंट वाले पार्ट को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, कैसे होगा अब मैं क्वेश्चंस के साथ समझा दूंगा आपको। ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो हमने रेट को चेंज किया, टाइम और प्रिंसिपल ये दोनों तो कांस्टेंट हुए, हमने रेट को चेंज किया, तो उस रेट के चेंज का असर कहाँ जाएगा? ब्याज पे जाएगा। चेंज वर्ड काम में ले रहा हूं, बढ़ाएंगे तो ब्याज बढ़ेगा, रेट घटाएंगे तो ब्याज घट जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब हम जो नेक्स्ट फॉर्म समझ रहे हैं वो देखो, मैं एक बार क्या कर रहा हूं, यहाँ सारी फॉर्म अभी एक बार बता देता हूं। क्लियर है? फिर उनको दोबारा समझाता चलूंगा। और यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि यदि जो फॉर्म मैं समझा रहा हूँ वो सारी फॉर्म समझ में आ रही हैं, इसका मतलब है आपने जो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को पढ़ा है, वहां जो मेहनत की है, वो मेहनत अब यहाँ पे आपके काम आ रही है। और यदि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपने अभी तक वहां जो प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए था वो रिवीजन नहीं किया है। क्लियर है? रिवीजन करते रहोगे बार बार। ठीक है, बार बार रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फिर शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे। जो क्वेश्चन से जो एस्पेक्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ मेरे साथ चलोगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां हम सोल्व करेंगे, फॉर्मूला रटेंगे। हम सारे क्वेश्चंस को, पूरी मैथ्स को थॉट प्रोसेस से सोल्व कर देंगे। ठीक है ना? यहाँ ये सारी चीजें थॉट प्रोसेस ही जनरेट कर रहे हैं, अभी अपन देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे इनको। यदि हमने आर में कोई चेंज किया, इस डेल्टा का मतलब है चेंज, यदि हमने इस आर में कोई चेंज किया तो जो उसका इसका असर है वो कहाँ होगा? इस ब्याज पे आएगा, तो डेल आई डेल आर टी। ठीक है ना? और ये हो जाएगा पी। अब जरूरी नहीं है ना कि हम हमेशा आर को चेंज करें, आर कांस्टेंट रख लें और टाइम को चेंज कर दें। यदि इस टाइम को चेंज करेंगे तो इसका असर भी कहाँ आएगा? ब्याज पे आएगा। तो जो सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? डेल आई अपॉन पी बराबर आर डेल टी।
ये हम टाइम में भी चेंज कर सकते हैं और उसका असर कहाँ आएगा, ब्याज पे आएगा। क्या हम पी को चेंज करके भी आई पे कोई चेंज असर डाल सकता है? बिल्कुल यस, हम पी को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये डेल आई अपॉन डेल पी बराबर आर टी अपॉन 100, ठीक है ना, ये फॉर्म भी वैलिड है। और ये देखो एक चीज और समझा देता हूँ, ये आपको रटनी नहीं है कि ये इतने फॉर्मूले हो गए या मैं इन सबको रटूंगा बार बार ऐसे करूंगा, नहीं, ये थॉट प्रोसेस है, समझ रहे हो, हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे, अभी मैं सिखाऊंगा। तो आपको इनको केवल ये, और ये फॉर्म क्यों जनरेट कर रहा हूं मैं ये भी समझाता हूँ। ये फॉर्म मैं इसलिए जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि 20 साल तक आपने जो पढ़ाई की है, जो आपकी स्कूलिंग है, जो कॉलेज से ग्रेजुएट बने हो, तो वहाँ पे मैथ्स में हमें हमेशा फॉर्मूले हमने सीखे हैं, समझ लो, थॉट प्रोसेस पे वर्क नहीं किया। वैदिक मैथ्स पे यदि अपन वर्क करते तो पूरा का पूरा जो वर्क था वो थॉट प्रोसेस पे था। यहाँ जो हमारा वर्क था वो फॉर्मूला था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पहले फॉर्मूले की फॉर्म दे रहा हूं, समझ रहे हो, और फिर हम इन फॉर्मूले को हटाते चलेंगे और थॉट प्रोसेस से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये कोई और चीज, ये अब समझ में आ गया कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक बेसिक रिलेशन है। आई आर टी 100 और पी ब्याज, यदि मूलधन 100 रुपए है तो आर टी ब्याज है, लेकिन मूलधन यदि वास्तव में पी है तो वास्तव में आई ब्याज मिल जाएगा। क्लियर? अब इनके जो असर हैं वो आपस के रिलेशन देख रहे हैं, और ये रिलेशन पूरी मैथ्स में अप्लाई करूंगा मैं, ये बता देता हूं, तो आप यहाँ पे समझते चलोगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है ना? चलो, तो ये एक रिलेशन रहेगा बस हमारा, इस पे अब हम धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करते हैं। जो चेंजेज होंगे यहाँ पे, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, वो सारे चेंजेज समझते चलना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपना खुद का थॉट प्रोसेस जनरेट करना। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में ये सोचना समझाता रहूँगा कि हो क्या रहा है भाई, ठीक है ना। और फिर जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, जितना रिवाइज करोगे चीज़ों को, उतना ही आप कंफर्टेबल होते जाओगे। चलो, यस देखो, ठीक है, ये बोलते हैं कि जेम्स के पास 2000 रुपए थे और जेम्स ने बॉन्ड को 5% प्रति वर्ष की दर से उधार दी। 5वें साल के शुरुआत में साधारण ब्याज क्या है? देखो, लैंग्वेज पे फोकस करोगे। ये बोल रहा 5वें साल की शुरुआत में, जब हम एग्जाम में होते हैं और टाइम प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, और कंसंट्रेट नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने क्या देखा, 5वें साल, समझ रहे हो, तो हम साल को कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं 5वें साल में, ठीक है। लेकिन क्या ये 5वें साल टाइम 5 साल हुआ है? नहीं, 5वें साल की शुरुआत में, इसका मतलब जो टाइम है वो कितना है, 4 साल, ठीक है। अब इसको समझते हैं। यदि हमारे पास 100 रुपये होते, ठीक है ना, यदि हमारे पास 100 रुपये होते तो 5% की रेट से पर एनम, तो ब्याज कितना मिलता, ये मैं चलो इस फॉर्म में लेता हूँ, 5 रुपये ब्याज मिलता एक साल का। एक साल का 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज मिलेगा। इस लाइन का मतलब ये है 5% पर एनम, ठीक है ना, इस लाइन का मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। 4 साल तक पैसा रखा है तो 100 रुपये होते तो 4 साल में कितना मिलता, 20 रुपये मिल जाता, ठीक है ना। तो 100 रुपये पर 20 रुपये का ब्याज मिल जाता 4 साल के लिए, ठीक है। तो 2000 पे कितना मिलेगा, 2000 100 का कितना गुना है, 20 गुना है, ठीक है, 20 गुना हो रहा है। तो जो हमने ब्याज देखा था वो भी 20 गुना हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। इसको यदि अपन मैथमेटिकली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 100 रुपये था, रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 4 साल, और मूलधन कितना है 2000, तो ये आई कितना हो जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 से कितना हो गया, 2000 हो गया, यानी 20 टाइम्स है, तो ये कितना है 20, इसका भी 20 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 रुपये ब्याज, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म होगी। लेकिन एक बार आप ऐसे भी बनाते रहोगे सारे क्वेश्चंस को, लेकिन इसके बाद जब आप ऐसे बना के सोल्व कर लेते हो, ये फॉर्म बना लेते हो, तो जब आप नेक्स्ट राउंड में देखोगे चीजों को, तब हमेशा हमेशा क्या करना है, ये अपना एक थॉट प्रोसेस देखना है
कि 100 रुपये थे, 5 रुपये मिलते, 4 साल के टोटल 20 मिलते, लेकिन 100 नहीं है तो 100 का 20 गुना है, 20 टाइम्स है, तो जो 20 रुपये थे उसका भी 20 टाइम्स हो जाएगा 400 रुपये। पॉइंट समझ में आया? चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ भाई। नेक्स्ट है 500 रुपये का मूलधन 125 रुपये ब्याज देता है। हमने 500 रुपये दिए, 125 ब्याज देता है, तो ब्याज की दर और वर्षों की संख्या गणितीय रूप से समान है, तो जो रेट है और टाइम है वो दोनों इक्वल हैं। तो क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछ रहा है, तो ये बोल रहा है कि आर है वो टी के बराबर है, ठीक है। यदि 10 साल है तो वो 10% है, दोनों मैथमेटिकली इक्वल हैं। तो आर बराबर टी हो गया, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टी इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। और ये कितना है 500, और ये कितना है 125, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, टी स्क्वायर हो गया, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, 25, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 साल, ठीक है। 500 रुपये पर 125 रुपये जो ब्याज मिल रहा है वो कितने साल के लिए मिल रहा है, 5 साल के लिए मिल रहा है, ठीक है। और क्या रेट लग रही है, 5% की रेट लग रही है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, यस, ये देखते हैं। ये बोल रहा है कि कितने वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से मूलधन स्वयं का 5 गुना बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नया एस्पेक्ट है, इस पे और क्वेश्चंस करेंगे अपन आगे चल के, बट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझना। ये बोलता है कि मूलधन, देखो ध्यान से, मूलधन स्वयं का 5 गुना बन जाता है, ठीक है ना। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे भी, याद रखना। मूलधन मान लिया हमारे पास 1 रुपया था, ठीक है ना, 1 रुपया मानेंगे, 1 रुपया था और वो अब कितना हो गया, 5 गुना हो गया, तो 5 रुपये बन गए। हमने किसी को 1 रुपया उधार दिया था और अब वो 5 रुपये बन गए 1 रुपया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू की बात कर रहा है, ये अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इस मिश्र धन में दो एलिमेंट है, एक तो है आपका मूलधन और एक है ब्याज। मूलधन कितना है 1 रुपये, और ब्याज कितना है, जो रिमेनिंग है वो 5 रुपये। तो जब भी वो ये बोलेगा मूलधन स्वयं का 5 गुना हो गया, इसका मतलब जो ब्याज है वो हमेशा इससे 1 रुपया कम कर देंगे तो 4 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, पहले क्या था हमारे पास, 1 रुपया था और अब वो कितने हो गए, 4 रुपये हो गए, ठीक है। तो 100 रुपये थे तो वो कितने होने चाहिए, एक 4 टाइम्स हो रहा तो वो 400 रुपये होने चाहिए। तो 10 है, ये टी बताओ, अब 400 बनाने के लिए टी कितना हो जाएगा 40, तो 40 साल हो जाएगा, ठीक है। 40 साल में 10% की रेट पर जो आपका पैसा है वो 5 गुना हो जाएगा, और जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक जनरल स्टेटमेंट देखेंगे, तो मान लो ये n टाइम्स हो गए, ठीक है, n टाइम्स। जब भी वो बोलेगा प्रिंसिपल n टाइम्स हो गया है, ठीक है ना, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा n-1, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। हम पहले भी देख चुके हैं, जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाएगी, साधारण ब्याज की बात की जाएगी, तब हमेशा हम इंटरेस्ट पे आ जाएंगे, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है ना, चाहे वो अमाउंट दे हमें, ठीक है ना, यदि वो अमाउंट भी दे रहा है तब भी हम इंटरेस्ट पे आएंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो अमाउंट पे रहेंगे। ये समझ में आ गया? तो क्या हुआ कि 5 गुना हो रहा है तो 4 रुपये मिले, तो 1 से 4 हो गया, तो 100 के 400 बनाने, तो 10 है 40 से गुणा कर देंगे 400 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपस के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दूसरा, कई बार कैलकुलेशन भी टफ आती है, और बहुत से बच्चों को वास्तव में इस कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग ही नहीं समझ में आती कि हो क्या रहा है, बस फॉर्मूले रख लेते हैं और अप्लाई करके सोल्व कर देते हैं। यदि वो लैंग्वेज चेंज कर देता है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम बहुत अच्छे से समझेंगे हर एक चीज को, ठीक है ना। देखो, 500 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। 100 रुपये होते हैं, 100 रुपये पे बात करें,
100 रुपये होते तो 1 साल का 10 रुपये मिलता और 3 साल का 30 रुपये मिलता। ठीक है, यदि हमारे पास 100 रुपये होते, ठीक है, तो जो ब्याज मिलता वो कितना मिलता, 30 रुपये। और हमारे पास हैं कितने, 500, 5 टाइम्स है, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, 150। कर सकते हैं। धीरे धीरे अब आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए यहाँ से, और ये जो आर्यन रेशियो की फॉर्म है ये भी समझ में आनी चाहिए। इसके बाद जो चेंजेस वाले क्वेश्चन होंगे वो अप्लाई करेंगे। 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये, तो रेट बताओ। 120 रुपये मिले हैं, ठीक है, 600 पे, तो ये कितना हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है ना, 1/5। अब यहाँ हम ये देखें तो ये 100 रुपये है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखो, ये 1/5 है इसका, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 होगी ये वैल्यू, ठीक है ना, तभी तो इक्वल होगा। ठीक है, और 20 में इस 20 का मतलब क्या है, ये आर और टी है। आर कितना है फाइंड करना है, टी कितना है 10, तो यदि टी 10 है तो आर कितना हो जाएगा, 2%। ठीक है ना। तो अभी आप एक बार तो ऐसे बनाते रहोगे, जब आप रिवाइज करो या जो सीट दी हैं वो क्वेश्चन सोल्व करो, तब आप इनको बिना पेन चलाए थॉट प्रोसेस से सोल्व करना है। आपको लगे सर ये तो आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे। तो जब इन कॉन्सेप्ट पे आप थॉट प्रोसेस जनरेट करना शुरू करोगे, तो आगे जो टफ क्वेश्चन आएंगे वहां भी हम थॉट प्रोसेस से आंसर कर देंगे। ये इजी है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैं लिख नहीं रहा, 100 रुपये पर 7 रुपये होते तो 4 साल में कितने रुपए मिलते, 28 रुपये मिलते। यदि 28 रुपये ब्याज मिला तो 100 रुपये थे, लेकिन ब्याज तो 280 मिला है भाई, 10 गुना, तो हमारे पास जो पैसा वो भी कितना है, 100 का 10 टाइम्स, 1000 रुपये। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गए। 7% यदि 100 रुपये होते हमारे पास, तो 7 रुपये मिलते 1 साल के, 4 साल के 28 रुपये मिलते। यदि 100 रुपये पर 28 रुपये मिल रहे हैं, तो 280 कितने पे मिलेंगे, 10 गुना हो रहा है, तो हमारा जो पैसा है वो भी 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत अलग लेवल पे चीज़ों को सीखना है, ये इजी से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता कि अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों की जो एप्लीकेशंस हैं बहुत वास्ट हैं। आओ देखो, 1500 रुपये 6% वार्षिक दर से 5 साल के लिए दिए जाते हैं, तो इस समयावधि के अंत में मिश्र धन क्या होगा। 100 रुपये होते, देखना 100 रुपये होते तो 6% रेट पे 5 साल के लिए कितना पैसा मिलता, 30 रुपये मिलता, ठीक है ना। 100 रुपये पर 30 रुपये मिलते, लेकिन ये तो 15 गुना है, तो 30 गुना 15, 450 रुपये और मिलते ब्याज के। मिश्र धन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मिश्र धन पूछ रहे, तो 450 रुपये इसमें जोड़ देंगे, 1950, ये आपका मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन हमेशा ब्याज प्लस मूलधन इसी फॉर्म में रखना, पहले हम ब्याज ही फाइंड करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे मिश्र धन पूछेगा तो। नेक्स्ट देखो, 500 रुपये 5% की दर से उधार दिए जाते हैं, तो कितने साल में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा, ठीक है ना। 500 रुपये का ब्याज पूछ रहा है 150 रुपये, ठीक है, 100 रुपये होते, ठीक है ना। यहाँ यदि 100 रुपये होते तो ब्याज कितना हो जाता है, यहाँ से इसका 5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो 30 रुपये ब्याज होता, तो 5 है 1 साल का, तो 30 रुपये के लिए कितना, 6 साल। चलो देखना, 500 रुपये हैं, इनका ब्याज है वो 150 रुपये है, ये बोल रहे। यदि साधारण ब्याज है तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए और हमें वहां भी मूलधन हो और ब्याज हो, तो उस मूलधन और ब्याज को भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम ये देखें कि 250 रुपये का ब्याज क्या होगा, तो इसका आधा किया तो इसका भी आधा कर देंगे, ठीक है, 75, ठीक है ना। ये हम कंपाउंड में भी कर सकते हैं, करेंगे भी। और 100 रुपये होते तो ये 1/5 हो गए, ये आर्यन रेशो में चल रहे हैं सब, ठीक है ना। 100 रुपये होता यानी इसमें 5 का भाग दे दिया तो 100 मिल गया, तो इधर भी 5 का भाग दे दो, कितना मिल जाएगा, 30 रुपये। तो 100 रुपये पर हमें 30 रुपये जनरेट करने हैं ब्याज के टोटल।
हमारी रेट है 5%, तो कितने साल में 30 रुपए बनेंगे? 6 साल में, ये 6 साल। क्लियर हुआ? और ये इन पे है ना, जो थॉट प्रोसेस में जो मैं बता रहा हूँ, उन पे बहुत अच्छे से वर्क करना है। हो सकता है जब थोड़े टफ क्वेश्चन आए, लेंथी आए, तब आप डायरेक्ट नहीं कर पाओ, ठीक है ना, टाइम लगे आपको, जल्दी नहीं कर पाओ, लगने दो टाइम, अभी हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम लगने दो। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में हों, तब 2-4 सेकंड में सोल्व करें, ठीक है। चलो आगे। यस, एक धनराशि 3% वार्षिक दर पर 100 साल में, ये 10 साल में 650 रुपये होती है, तो धनराशि क्या है? मान लो 100 रुपये होता, तो यहां से देखोगे 3% 10 साल, तो वो कितना, 30 रुपये ब्याज मिलता। तो मूल धन 100 रुपये था, 30 रुपये ब्याज है, तो मिश्र धन कितना होता है? 130 रुपये। यदि 130 रुपये मिश्र धन है, तो हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 100 रुपये। लेकिन वो 130 नहीं है मिश्र धन, 130 का कितना हो रहा है? 5 टाइम्स है, तेरह 5 65, 5 गुना हो गए मिश्र धन। तो हमारा मूलधन भी 5 गुना है, जो 100 रुपए थे उसका 5 टाइम्स है, कितना? 500 रुपए। ये चीज समझ में आ गई? चलो देखो, मिश्र धन की बात कर लेते हैं अपन डायरेक्ट। 650 रुपये हो गए हैं, ठीक है, ये पी है, और पी ये 100 है, तो ये 100 प्लस RT हो जाएगा, ये बनेगा। ये जो R और T है, ये कितना दे रखा है? 3 और 10, तो ये जोड़ देंगे, 3 और 10 कितना हो जाएगा? ये 30, 3 गुणा 10 30, तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। तो ये हो गया 650 बटे पी बराबर 130 बटे 100, तो 13 गुणा 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 500। क्लियर हुआ यहाँ तक? अभी हम बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के बेसिक्स समझ रहे हैं, ताकि जब आगे चलें तो आप उस थॉट प्रोसेस को समझ पाओ। जो पहला फॉर्म था वो क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखते हैं।